तो दोस्तों अब समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनका किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, किस तरीके से वो एक अरेंज वे में रहते हैं। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं एक एक चीज को आपको बताता हूँ क्या है। ये होती है क्या, वॉयलेट में है ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन। ये जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है ये क्या है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ये क्या है, मैट्रिक्स बोलते हैं इसे, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर हमारी सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है, जहां से हमारे NADH और FADH2 प्रोड्यूस होते हैं, और फर्दर वो ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी यूज होते हैं। ये जो फोल्डिंग हो रखी है ना, ये वाली फोल्डिंग देखो, ये फोल्डिंग देखो, इनको बोलते हैं हम क्रिस्टे। क्रिस्टे एक्चुअली में इनर मेम्ब्रेन की ही फोल्डिंग होती है, इनर मेम्ब्रेन की ही क्या होती है, फोल्डिंग होती है। ये फोल्डिंग इसलिए हो रखी है क्योंकि इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाए अंदर की मेम्ब्रेन का, और अंदर की मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो यहाँ पे उतनी ही ज्यादा क्या होगी, रिएक्शंस होगी हमारी। ये बताऊंगा अभी आपको आगे किस तरीके की रिएक्शन होती है, वो भी विस्तार में आपको समझाऊंगा। अब सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन सिस्टम है। डबल मेम्ब्रेन सिस्टम क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है, सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन सिस्टम। अब यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन में किस किस की बात हो रही है, एक हो रही है इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन की बात हो रही है। एक हो रही है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन कौन सी, ये वाली है इनर मेम्ब्रेन हमारी, IM लिखा है ना, इनर मेम्ब्रेन। और दूसरी कौन सी है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है, ये वाली हमारी आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर वाली। और इन दोनों के बीच में जो इनका सेपरेशन, एक तरीके से कह सकते हैं इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन का जो सेपरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये दोनों मेम्ब्रेन है सेपरेटेड बाय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के द्वारा क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों ही सेपरेट रहती हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जगह होती है। अब हम समझते हैं इनर मेम्ब्रेन के कुछ फंक्शंस। इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा विस्तार में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन पे हमारी क्या है, क्रिस्टे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्रिस्टे है। ये क्रिस्टे क्या है, बाय द वे ये क्रिस्टे फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की, और इस फोल्डिंग के द्वारा न्यूमरस फोल्ड्स बन जाते हैं। काफी सारे फोल्ड दिख रहे होंगे आपको, ये न्यूमरस फोल्ड्स है, बहुत सारे फोल्ड्स हैं, फॉर्म्स न्यूमरस फोल्ड्स। इन न्यूमरस फोल्ड्स को क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टे। ये जो वर्ड मैं अंडरलाइन कर रहा हूं समझ लो ये सारे क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। अब ये जो क्रिस्टे होती है ना, ये बाय द वे इसका फंक्शन क्या होता है, ये जनरली सरफेस एरिया को बढ़ा देती है अंदर वाली मेम्ब्रेन के, सरफेस एरिया इज इंक्रीज्ड। और ये जो दूसरी चीज जो क्रिस्टे की है, अब एक चीज ध्यान से देखो आप, यहाँ पे जो क्रिस्टे है हमारी, उसकी जो फोल्डिंग है वो कहाँ है, अंदर की तरफ है। यहाँ पे अंदर की तरफ, यहाँ पे अंदर की तरफ, ध्यान से देखो, ये भी कहाँ अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ। अंदर मतलब ये नीला वाला पोर्शन है मैट्रिक्स का पोर्शन है हमारा। तो ये जो मेम्ब्रेन की फोल्डिंग हो रही है कहाँ की तरफ हो रही है, मैट्रिक्स के पोर्शन की तरफ। ये देखो अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, और ये भी अंदर की तरफ, ठीक है। तो क्रिस्टे जो होती है वो एक्सटेंड करती है कहाँ पे, मैट्रिक्स में। तो एक्सटेंड्स इनटू द मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्गेनेली, ऑफ या ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनेली लिख सकते हो, ऑफ एन ऑर्गेनेली, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद एक क्या है, ऑर्गेनेली है। इतनी बात समझ में आई। अब थोड़ी सी और बातें जानते हैं।
जो हमारी इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इस पे हमारा एक प्रोसेस होता है ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन। जो ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन होता है वो हमारा किस पे होता है? इनर मेम्ब्रेन पे। ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन टेक्स प्लेस। अभी भी ये माइटोकॉन्ड्रियल की इनर मेम्ब्रेन की बात हो रही है। अगली चीज जो है इनर मेम्ब्रेन के बारे में, वो क्या है? इनर मेम्ब्रेन है ना, ये एक प्रिंसिपल साइट है एटीपी जनरेशन के लिए। प्रिंसिपल साइट फॉर एटीपी जनरेशन, मतलब इस मेम्ब्रेन से ही हमारा एटीपी जनरेशन होता है। जो रिएक्शन होती है इस मेम्ब्रेन पे ही होती है और उसके द्वारा हमारा एटीपी प्रोडक्शन होता है, एटीपी का जनरेशन होता है। बताऊंगा कैसे होता है, अभी आगे पूरी रिएक्शन समझाऊंगा आपको। अब जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, इसमें 70% से ज्यादा क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो कंटेन्स मोर देन 70% ऑफ प्रोटीन्स। तो इस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। अब बताता हूँ कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं। ये मैं बताऊंगा कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जब डायग्राम अपन अच्छे से समझ रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया का भी नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसमें बताऊंगा कौन कौन से प्रोटीन होते हैं। ये कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये क्या होते हैं? ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, ओपी मतलब समझ जाना, ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन, इसकी बात हो रही है। और किस किस चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं प्रोटीन्स? जो छोटे छोटे मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको भी ट्रांसपोर्ट करते हैं ये प्रोटीन्स। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स। अब कौन से मेटाबोलाइट्स की बात हो रही है? एक तो हमारा कौन सा है? पायरुवेट, और दूसरा कौन सा है? फैटी एसिड। क्योंकि ये दोनों ऐसे मेटाबोलाइट्स हैं जिनसे कि हमारी पूरी रिएक्शन कैटलाइज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इससे फिर एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है, उससे फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, वो बताऊंगा अभी मैं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में। तो इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेटिव फोस्फोरिलेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स। कहां पे? बिटवीन साइटोसोल एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब दोस्तों एक बार डायग्राम पे आओ माइटोकॉन्ड्रिया के। तो ये तो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वॉयलेट कलर में। इसके बाहर जो स्पेस होता है ये कौन सा होता है? साइटोसोल, मतलब साइटोप्लाज्म होता है सेल का। अब होता क्या है, जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, वो क्या होती है? अलाउ करती है, मतलब उसमें प्रोटीन्स होते हैं, बताऊंगा कौन से प्रोटीन्स होते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है ना अंदर बाहर आ सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन से। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इम्परमिएबल होती है स्मॉल मेटाबोलाइट्स के लिए। आ रही बात समझ में? इसके अंदर बाहर, अगर अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर बाहर हमें कोई भी चीज करनी पड़ेगी तो उसके द्वारा, मतलब उसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, जो कि क्या है? एटीपी, मतलब वो एटीपी कंज्यूम करेगा वाला प्रोसेस। आप ऐसे समझ सकते हैं इसे। तो इनर मेम्ब्रेन के लिए एक चीज और मैं लिखवाना भूल गया कि ये इम्परमिएबल होती है कुछ आयंस और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। इम्परमिएबल टू स्मॉल आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। कुछ आयंस और मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होती है? इम्परमिएबल होती है। यहाँ पे स्मॉल हटा लेना। इम्परमिएबल टू आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। इतनी बात समझ में आई। अगला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है ना, वो एज अ फंक्शनल बैरियर एक्ट करती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इनर मेम्ब्रेन क्या है? फंक्शनल बैरियर फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। अब ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स कौन सी, किन की बात हो रही है? ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स बिटवीन साइटोसोल एंड मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, यहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जा सकते हैं, लेकिन ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, इससे हमारे क्या होते हैं? स्मॉल मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर नहीं जा सकते डायरेक्टली। तो एक तरीके से क्या है, अंदर वाली मेम्ब्रेन ये क्या है? एक तरीके से बैरियर एक्ट कर रही है, एक तरीके से रुकावट, मतलब बैरियर होता है ना रुकावट, रोकने के लिए। तो बैरियर एक्ट कर रही है बिटवीन किसके लिए? एक तो साइटोसोल बाहर के लिए और अंदर के मैट्रिक्स के लिए। क्योंकि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, इससे हमारे छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर जा सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली जा सकते हैं विदाउट एटीपी की कंजप्शन के।
मतलब बिना एनर्जी लगाए जा सकते हैं, ये समझ सकते हैं आप। और अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए ये अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या है, एक तरीके से बैरियर एक्ट कर रही है, फंक्शनल बैरियर साइटोसोल और मैट्रिक्स के बीच में, क्योंकि साइटोसोल बाहर है और मैट्रिक्स अंदर है। अगली जो काम की चीज है वो ये है कि इनर मेम्ब्रेन एक प्रोटॉन ग्रेडियंट मेंटेन करके रखती है, मेंटेन्स प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो दोस्तों प्रोटॉन ग्रेडियंट का यह मतलब होता है कि होता क्या है, अक्सर में ध्यान देना, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिश करूंगा आपको समझाने की, बाय द वे आगे भी मैं समझाऊंगा रिएक्शंस को। ये है इनर मेम्ब्रेन और ये क्या है, क्रिस्टे बन रहे हैं अंदर की तरफ, ठीक है। तो इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, हमारा एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो प्रोसेस रन करता है और यहाँ पे H प्लस आयंस जो होते हैं ना, वो बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, इनको ही बोलते हैं H प्लस आयंस। क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन्स होते हैं। और अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या करती है, अंदर वाली मेम्ब्रेन एक बैलेंस बना के रखती है अंदर मैट्रिक्स में और कहाँ पे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ताकि प्रोटॉन का एक ग्रेडियंट बना रहे, एक बैलेंस बना रहे। आ रही है बात समझ में? तो यही होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट, मेंटेन्स प्रोटॉन ग्रेडियंट। अब दोस्तों हम बात करते हैं आउटर मेम्ब्रेन की। अब आउटर मेम्ब्रेन को थोड़ा विस्तार में समझते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा परमिएबल है छोटे मॉलिक्यूल्स के लिए, हाईली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि इस आउटर मेम्ब्रेन पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं पोरिन्स, एज इट कंटेन्स प्रोटीन्स कॉल्ड पोरिन्स। तो पोरिन्स नाम के कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि आउटर मेम्ब्रेन पे हमारी प्रेजेंट होते हैं। अब करते क्या है, जो पोरिन्स होते हैं ये बेसिकली चैनल्स बनाते हैं, फॉर्म चैनल्स। अब ये चैनल्स क्या करते हैं, ये फ्री डिफ्यूजन, मतलब छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लेस देन 1000 डाल्टन, 1000 डाल्टन से छोटे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फ्रीली डिफ्यूज हो जाते हैं इस आउटर मेम्ब्रेन से, ठीक है, इन चैनल्स के थ्रू। आ रही है बात समझ में? अलाउज फ्री डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स स्मॉलर देन 1000 डाल्टन्स। इतना समझ में आया? ये होती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन। दोस्तों अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स ये अंदर वाला पोर्शन है ना, ब्लू वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में बेसिकली जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का जो जनरली हम बोले तो डीएनए प्रेजेंट होता है, स्मॉल सर्कुलर जीनोम, तो कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक सिस्टम। एंड और क्या होता है इसमें, देखो ध्यान से, ये जो अंदर वाला पोर्शन है ना, अगर मैं यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाऊं, ये क्या है, मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, बीच वाला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये फिर एंटर कर जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। तो यहाँ पे सिट्रिक एसिड साइकिल एक तरीके से चलती है। सिट्रिक एसिड साइकिल जब चलती है तो इसमें कई सारे एंजाइम्स यूज होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में, सिंथेटेज, डिहाइड्रोजिनेज, बहुत सारे होते हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको स्लाइड में जब समझाऊंगा ये आपको ये वाली रिएक्शंस। तो इसमें कई सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक सिस्टम्स एंड एंजाइम्स। अब होता क्या है, ये जो एंजाइम्स होते हैं ना, ये वही एंजाइम्स हैं जो कि क्या करते हैं, ग्लूकोज और फैटी एसिड का ब्रेक डाउन करते हैं, पायरुवेट का ब्रेक डाउन करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये वही एंजाइम्स है, बताऊंगा आगे अभी स्लाइड में जब चलेंगे तो, ठीक है। हमें एक चीज और पता होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि एनिमल सेल के अंदर, अगर मैं बात करूं एनिमल सेल की, प्लांट सेल की बात नहीं कर रहा, एनिमल सेल की, एनिमल सेल में जो एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या होता है, एनर्जी का जो सोर्स होता है, दो ही तो सोर्स होते हैं, एक ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज एंड फैटी एसिड। तो ये क्या होते हैं, सोर्स फॉर मेटाबॉलिक एनर्जी। जब ग्लूकोज और फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होगा माइटोकॉन्ड्रिया में,
है, मतलब एनिमल सेल के अंदर ग्लूकोज और फैटी एसिड का एक तरीके से ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है, जब जाके मेटाबॉलिक एनर्जी जनरेट होती है एटीपी की फॉर्म में। आई बात समझ में? और ये जो ब्रेकडाउन होता है ना ग्लूकोज और फैटी एसिड का, ये क्या है? ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन है, ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन। ये किन के द्वारा होता है? एंजाइम्स के द्वारा होता है। कौन से एंजाइम्स की बात हो रही है? ये जो एंजाइम्स मैंने अभी बताया ना ऊपर आपको, ये वाले एंजाइम्स, तो यही एंजाइम्स मदद करते हैं इनको ब्रेक डाउन करने में, और इनसे हमारा NADH जनरेट होता है, FADH2 जनरेट होता है, फिर वहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर वहां से ATP का प्रोडक्शन, वो समझाऊंगा मैं भी आपको रिएक्शंस। ठीक है, तो ये कौन से एंजाइम्स हैं? एंजाइम्स ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। याद करो, जिसे आप TCA साइकिल के नाम से भी जानते हो, क्रेब्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, है ना, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जाना करते हो।